पॉल्यूशन की जो क्लासेस चल रही थी उसी के क्रम में आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन में आपके ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के। सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन क्या होता है? ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, जिसको कहेंगे सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन में बस एक बात याद रखनी है कि एक प्रकार की संस्कृति जो इसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रही केवल एक ऐसा कल्चर है जिसको कहते हैं यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो अवे, यूज एंड थ्रो अवे कल्चर। यूज एंड थ्रो अवे कल्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रयोग करो और फेंको संस्कृति। फेंको संस्कृति, ये शब्दावली या ये पूरा बात अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब इसमें देखो पहले क्या लिखा, प्रयोग करो और फेंको संस्कृति। प्रयोग करो और फेंको संस्कृति, यूज एंड थ्रो कल्चर जो चल रहा है ये कहाँ चल रहा है? तो ये कल्चर कहाँ पर है? तो ये कल्चर भारत में भी है, दुनिया के अन्य देशों में भी, पश्चिमी देशों में भी है। और एक कल्चर ये है कि आप जिस चीज़ का उपयोग करेंगे जब उसे आप फेंक देते हैं, सपोज दैट कि हमने च्यवनप्राश का डिब्बा लिया, च्यवनप्राश आया, उसको पहले हमने पूरा खाया निकाल कर, और अपने क्षेत्र में इधर तो है भी बहुत ज़्यादा कि आपने पहले पूरा डिब्बा खाया, फिर उसके बाद उसमें दूध डाल के हिलाया, पूरा निकाल लिया, फिर डिब्बा बचा तो डिब्बा में पहले नमक शक्कर रखा। ये मध्यवर्गीय लोग ये करते हैं। लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, डिब्बे से च्यवनप्राश निकाला और सीधे उसके बाद डिब्बा उठाकर फेंक दिया, बल्ब फ्यूज हुआ, बल्ब फेंक दिया। तो ये जो प्रयोग करो और फेंको की संस्कृति है उससे ठोस बढ़ रहा है, ठोस बढ़ता है। और यहाँ पर शब्द क्या लिखा है, अपशिष्ट, वो वेस्ट जो कि सड़ता गलता नहीं है और उसको प्रयोग करके हम फेंक रहे हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करो और फेंको जो चीज़ है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने बनती चली जा रही है धीरे धीरे, वो हम आगे प्लास्टिक प्रदूषण में वो भी बात करेंगे। अब यहाँ समझना ये है कि ये संस्कृत सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये संस्कृत सर्वाधिक मात्रा में जिन देशों में है, ये पश्चिमी देशों में सबसे ज़्यादा है। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्रीज में कल्चर सबसे ज़्यादा है प्रयोग करो और फेंको, और भारत में भी बहुलता में हो गया है। इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा महानगरीय क्षेत्र आते हैं, जिसमें आपके दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता सहित लगभग 65 शहर हैं जो इसके कारण धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर पहुंच रहे हैं। 65 शहरों में ये बहुलता पाई जा रही है कि भारी मात्रा में ठोस अपशिष्ट प्रदूषण डंप होता चला जा रहा है। समुद्री क्षेत्रों में आप देखें, भारत ही नहीं अन्य देशों में भी, कि हम वहाँ पर इतना ज़्यादा डंप हो रहा है पानी में जाकर के समुद्री क्षेत्र में, कि वहाँ पर जानवरों में जो भी जीव जंतु समुद्र में पाए जा रहे हैं उनमें उनके शरीर के अंदर धीरे धीरे फूड चेन खाद्य श्रृंखला में मिलता चला जा रहा है क्या, ठोस। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है धीरे धीरे। इसको यदि न खत्म किया गया तो ये मानिए कि ठोस अपशिष्ट जो है यदि मृदा में चला गया, मृदा में आपका कोई ऐसी चीज़ चली गई जो नहीं सड़ गल रही। अब ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत कौन कौन से ठोस आते हैं, ये हर जगह नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जैसे आप बात करें तांबा, लोहा, कांच, ये वो चीज़ें हैं जो मृदा में पड़ने के बाद सड़ती नहीं हैं। कांच, प्लास्टिक आदि ये सब ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहली चीज़ हमने क्या लिखी, तांबा। तांबा गलाने की फैक्ट्री, गलाने की फैक्ट्री यदि कोई लगी हो तो उसके चारों तरफ लगभग 1 किलोमीटर, कितनी दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी में आप कोई भी कृषि की भूमि पर कोई कृषि
नहीं होगी, कोई भी कृषि नहीं होगी 1 किलोमीटर के दायरे में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका ठोस उड़ उड़ के जा करके और उस पूरी भूमि को ख़त्म कर देगा धीरे धीरे। यही चीज़ है, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपका कोई खेत है और खेत में हम बालू या गिट्टी डंप कर दें, और डंप करने के बाद गिट्टी वहाँ से हटा लें। हटाने के बाद देखेंगे आपके खेत की उर्वरता खत्म हो गई, क्योंकि उसमें जो अपशिष्ट आ गया, जो ठोसी पदार्थ आ गया, वो मृदा में पुनः कन्वर्ट नहीं होगा उसका अपक्षय होते 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 सालों लगेगा, तब तक आप भी निकल जाएंगे इस धरा से। और ये तो यदि मान लीजिए कहीं पर भी लोहा, कांच या कोई ऐसी चीज़ जो सूक्ष्म जीव से सड़ती गलती नहीं है, वो किसके अंतर्गत आती है? ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत। ठोस अपशिष्ट सबसे ज़्यादा किन देशों में है? पश्चिमी देशों, मीन्स स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका। लेकिन वहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी है, वहाँ कंजर्वेशन ऑफ नेचर सबके दिमाग के अंदर भरा है। मतलब है प्रकृति का संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण करना है। वहाँ के आदमी को पता दिया गया, सब लोग समझ गए। हमारे देश में समस्या भारत के साथ ये हमेशा से रही है कि यहाँ पर एक चीज़ है इलिटरेसी, अनपढ़ता जिसको कहते हैं, और दूसरी चीज़ है कुपढ़ता। ये दो चीज़ें खतरनाक हैं। एक है जो व्यक्ति अनपढ़ है, सही है, और एक है जो व्यक्ति अनपढ़ तो नहीं है लेकिन पढ़ते पढ़ते ऐसा पढ़ा कि वो सामने वाले की बात न मानेगा न स्वीकार करेगा, उसकी बात को नहीं मानेगा, और ये साबित करने में हमेशा लगा रहेगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये सही है। अगर उसने मान लीजिए टायर जलाया, आप उसे मना कर दो टायर भैया ना जलाओ, तुम्हारे बप्पा पैसा दे गए थे, अब बताओ, या तुम जाओ टायर जलाओ जाके, तुमको टायर ठिकान नहीं है, अब बताओ। तो ऐसा जो ये बात है, ये थोड़ा भारत के अंदर ये ज़्यादा मात्रा में, खासकर नादर क्षेत्र में ये और भी ज़्यादा पाया जाता है। इसके कारण और भी हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है। खैर, तो ये रही बात किसकी? ठोस अपशिष्ट प्रदूषण की। क्लियर? अगला कौन सा है? रेडियोधर्मी। हेडिंग डाल दो, रेडियोधर्मी एवं विकिरण प्रदूषण। रेडियोधर्मी एवं विकिरण प्रदूषण। रेडियोधर्मी एवं विकिरण प्रदूषण, जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एंड रेडिएशन पॉल्यूशन। ठीक, रेडियोधर्मी एवं विकिरण प्रदूषण। ये पूरी बात समझने के पहले एक बात जान लेनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध हमारा चल रहा था, जो शुरू हुआ 1939 में, ख़त्म हुआ 1945 में। कब ख़त्म हुआ? 1945 ईस्वी में। और कैसे ख़त्म हुआ इसकी बात समझेंगे। तो एक देश था जिसका नाम था क्या? अमेरिका। इसने पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया किस देश के ऊपर? जापान के ऊपर। कब किया? तो जापान पे जो बम गिराया गया वो गिराया गया 1945 ईस्वी में। क्लियर? पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रयोग या रेडियोधर्मिता का प्रयोग या परमाणु बम का प्रयोग किस देश ने किस देश पर किया? तो अमेरिका ने किस पर किया? जापान पर। कब किया? 1945 में। अगर सन पूछ लें तो आप बता सकते हैं कि ये जो 1945 में हुआ था ये सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया। अब जब जापान पे गिराया गया तो जापान के कौन से शहर थे जो इसकी चपेट में आए? तो सबसे पहला शहर है जिसका नाम था हिरोशिमा। दूसरा शहर जिसका नाम नागासाकी। ये जापान के बड़े शहर थे, आज भी बड़े शहर हैं दुनिया के। आज ये शहर हैं ज़मीन पर, ये बड़ी बात है। नहीं तो अगर ये जापान के अलावा कोई दूसरा देश होता
तो शायद ये शहर होते ही नहीं। अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया में जो शहर हैं वो होने के लिए परेशान हैं कि हम हैं, हम अपनी जद के लिए लड़ें, झगड़ें, प्रयास करें, कहीं हमारे नेताजी ज़्यादा न खा जाएं। जागरूक जनता नहीं, नेताजी पूरा खा गए। यहाँ पर निस्त नाबूद हो गए थे दोनों शहर परमाणु बम से। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया। क्लियर? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को 2 बम गिरे। जो 6 अगस्त को बम हिरोशिमा पर गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को बम गिराया गया उसका नाम था फैटमैन। क्लियर? तो पृथ्वी पर पहला परमाणु बम, यहाँ याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध में जो गिराया गया था, ये जो दोनों बम गिराए गए ये परमाणु बम थे। कौन से बम थे? परमाणु बम थे। और परमाणु बम में होता क्या है ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखना नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन होता। तो पहला बम लिटिल बॉय, दूसरा बम फैटमैन गिरा। ठीक। परमाणु बम में प्रयोग क्या होता है अगर ये पूछा जाए तो ये हुआ था। तो ये जो दोनों बम गिरे थे इनमें जो परमाणु बम जापान पे गिराया गया था उनमें प्रयोग होने वाली चीज़ थी पोलोनियम। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। पोलोनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये परमाणु रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। यदि कहीं पर आप रख दें तो इनसे विकिरण निरंतर निकलती रहती है जो कि क्षति पहुंचाती रहती है। अब देखो ये जो 6 अगस्त को बम गिरा था इसको गिराने वाला जो वायुयान था उसका नाम था बॉक्सकार। और जो 9 अगस्त को बम गिराया गया था जिस प्लेन से ये गिरा था उसका नाम था अनोला गे। क्लियर? पहला बॉक्सकार और दूसरा प्लेन जिसका नाम था अनोला गे। ये दो के दोनों जो थे प्लेन, इन्होंने आकर के इन दोनों शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर आकर बम्बारमेंट किया। आज लगभग 75-77 साल हो रहे हैं और धीरे धीरे आज भी इन पर आप भली भांति पर रेडियोधर्मिता का प्रभाव देख सकते हैं। किसी पक्षी के एक टांग नहीं है, किसी के पंख नहीं है, किसी आदमी की आंख नहीं है, किसी के हाथ नहीं, पैर नहीं। आज भी वहाँ घास नहीं उगती, न हिरोशिमा में न नागासाकी में। आज भी वहाँ प्रभाव देखने को बराबर मिल रहा है इन दोनों शहरों में। ये कुछ और प्रभाव नहीं था, ये रेडियोधर्मिता का प्रभाव था, रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव वहाँ आज भी है। और ये इन्हीं कारण से था। किससे? परमाणु बम से। एक और बात, सन 1942 में अमेरिका ने सबसे पहले प्रयोग किया था परमाणु बम का, और सबसे पहले उसने दगा कर कहाँ पर देखा? बनाया 42 में, दगाया कहाँ पर या उसका प्रयोग कहाँ किया? तो जापान पर किया। ये बात जो जाननी आपके लिए जरूरी थी ये बता दी। अब रेडियोधर्मी पर ही अभी रहेंगे, भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखिएगा, जब यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी शहरों को 45 में बर्बाद किया गया, सबसे पहले एक्सरे किरणों की खोज जिसने की थी, एक्सरे किरण की खोज की थी, उनका नाम था वैज्ञानिक रोन्जन। क्या नाम था? वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रोन्जन। इन्होंने इसकी खोज की इसलिए रेडियोधर्मिता मीन्स रेडियो एक्टिविटी का जो मात्रक है या उसकी जो यूनिट है क्या है, तो मात्रक कहलाता है रोन्टजन। ठीक है? रोन्जन के कारण, कौन से वैज्ञानिक के कारण रेडियोधर्मिता का मात्रक बनाया गया? रोन्जन के कारण। और रोन्टजन को ही हम रैम भी कहते हैं। सही है? रोन्टजन कहें या रैम कहें एक ही बात होती है, इसमें कोई भी अतिरिक्त बात नहीं होती। अब मात्रक आपने जान लिया, वैज्ञानिक जान लिए। ये जो रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से होते हैं जो रेडियोधर्मी होते हैं? कौन कौन से मैटर हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं? तो अभी हमने कहा था यूरेनियम,
पोलोनियम, थोरियम, ये ऐसे पदार्थ हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। इनको जहाँ भी आप रख दीजिएगा वहाँ से इनसे रेडिएशन निकलती रहती है और इसके प्रभाव से वहाँ आसपास के लोग प्रभावित होते रहते हैं। अगर हम मानव में बात करें कि रेडियोधर्मिता से मानव में क्या दिक्कत होती है, तो मानव में त्वचा कैंसर, बोन कैंसर अर्थात हड्डी कैंसर, बोन टीबी, क्लियर, नेत्र, जनन तंत्र और अस्थि मज्जा, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा, बोन मैरो आदि पर प्रभाव पड़ता है। किसका? रेडियोधर्मी पदार्थों का या रेडियोधर्मिता का, जो इससे रेडिएशन निकलती है उससे प्रभाव डायरेक्ट पड़ता है और कोई भी चीज़ प्रभावित होती है उससे। ये और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब पूरा शरीर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब बात ये आई, जो रेडियोधर्मी है वो विकिरण है, लेकिन जो विकिरण होगा वो रेडियोधर्मी हो ये जरूरी नहीं है। जितने भी रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं उनसे सबसे रेडिएशन निकलता है, वो सब रेडियो एक्टिव हैं। लेकिन जैसे विकिरण की सिर्फ हम बात करें तो जो बल्ब जलता है, जो ट्यूबलाइट जलती है, जो ट्यूबलाइट जल रही है, इससे रेडिएशन निकल रहा है ना। लेकिन ये क्या रेडियो एक्टिव है? ना। रेडियो एक्टिव कौन है? यूरेनियम है, पोलोनियम है, थोरियम है। और याद रखना, जापान में किसका प्रयोग किया गया था? पोलोनियम का। भारत में क्या पाया जाता है? कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ है जो भारत में भारी मात्रा में पाया जाता है? थोरियम। कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार के कुछ भाग में पाया जाता है थोरियम। अब जब ये सारी बात हो गई, अब बात आई कि मानव कहें या प्राणी कहें, कोई भी पादप या जीव कितनी रेडियोधर्मिता सह सकता है? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अधिकतम कितनी सह सकता है? 20 रैम। 20 रैम के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं सह सकता। अभी हमने शुरू में बात की थी कि रोन्टगन ने एक्सरे की खोज की, तो एक्सरे हम बहुत करवाते हैं। देखा होगा, कोई बात होती, डॉक्टर आपका हाथ टूट जाए, हड्डी पैर टूट जाए, तो डॉक्टर कहते हैं एक्सरे करा लो। शायद ये भी बड़े बूढ़ों से सुना हो कि एक्सरे अधिक नहीं करवाना चाहिए, उससे नुकसान होता है। तो एक्सरे से अगर कभी पूछा जाए कि कितनी विकिरण निकलती है, 6 से 7 रैम। कितनी निकलती है? 6 से 7 रैम की रेडिएशन निकलती है। ये लाभदायक नहीं, नुकसानदेह है। लेकिन कोई भी प्राणी कितनी सहन कर सकता है? तो 20 रैम सहन कर सकता। अगर 20 से ऊपर हुई बाबू, तो फिर ये दिक्कतें सहने के लिए आप तैयार रहें। हम रहते किस देश में? भारत में। अगर अभी हमने बात की थी परमाणु बम की, आप यदि उत्तर प्रदेश से हों या देश के, आपने सुने होंगे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नरोरा, कल्पक्कम, तारापुर, ये परमाणु संयंत्र जो लगे हैं, जिनको हम बोलते हैं एटॉमिक रिएक्टर, जहाँ से बिजली बनाई जाती है, वहाँ से भी रेडिएशन निकलता है, भारी मात्रा में निकलता है। जापान में फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र था, जिसके ब्लास्ट होने से पृथ्वी पे बहुत बड़ी प्रलय आई थी। और चेरनोबिल एक जगह यूक्रेन में है, जो अभी मामला भी उठा है रूस और यूक्रेन को, वहाँ भी एक परमाणु रिएक्टर था जिसमें ब्लास्ट हो गया था, पानी के रिसाव से बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु रिएक्टर है नरोरा, जो बुलंदशहर में बना हुआ है। ये सब क्या करते हैं? इनसे रेडिएशन निकलती है भाई, है ना। कितना भी कंट्रोल किया जाए, हम कैडमियम के क्षण लगा दें, हम बोरान के क्षण लगा दें, हम D2O का प्रयोग कर दें, मंदक उसमें कर दें, कुछ भी कर ले, लेकिन रेडिएशन तो नहीं रोक सकते ना, कुछ ना कुछ तो निकलेगी। वहाँ के लोग ऐसे कपड़े पहने रहते हैं कि कम से कम प्रभाव हो, लेकिन फिर भी प्रभाव होता है। अब हमारी बात को समझना, तो भारत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण किस राज्य में है? ठीक, जिस राज्य में है वहाँ क्यों है? 2 बातें। अगर हमारे देश में परमाणु बम तो आज तक दगा नहीं, परीक्षण हमने किया सबसे पहले परमाणु बम का, तो 1974 में इंदिरा जी के समय किया गया, जिसका नाम था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। याद रखना, लिख भी लें कि सबसे पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया, तो 1974 में, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। हम चाहे लिख भी दें, 1974 ईस्वी में
स्माइलिंग बुद्धा। स्टेट एग्जाम्स में बुद्ध मुस्कुराए भी आ जाता है लिख करके, तो भी कोई बात नहीं। और दूसरा परमाणु परीक्षण हमने किया 1998 ईस्वी में, पोखरण में किया था, दो के दोनों, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। इसमें 1998 वाले में, पहले स्माइलिंग बुद्धा वाले में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा जी थी, और 1998 वाले में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और इसी वाले ऑपरेशन में, ऑपरेशन शक्ति जो है 1998 में, इसी पे परमाणु मूवी बनी है जान इब्राहिम वाली, वो भी देख लें, उससे भी और क्लियर हो जाता है। और इसी में ऑपरेशन शक्ति वाले में ही सबसे बड़ा रोल अदा किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, जिसको लेकर उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। KR नारायणन उस समय राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न भी दिया गया। यह भी क्वेश्चन बनता है। खैर, बात ये चल रही थी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो परमाणु ये रेडियोधर्मी प्रदूषण है वो किस राज्य में है? भारत की यदि बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा परमाणु संयंत्र के कारण ही रेडियोधर्मी प्रदूषण हो सकता है। बम तो आज तक ब्लास्ट नहीं हुआ। तो जब भारत की बात आती है कौन सा राज्य होगा, तो राज्य हम कहते हैं कौन सा है? केरल है। रेडियोधर्मिता की बात चल रही है अभी हम विकिरण पे पहुंचे नहीं, पहुंचते हैं। ठीक, अब भाई रेडियोधर्मिता किसके कारण हो रही? भारत में अगर बात करें तो किसके कारण होती है? केरल में है। किसकी वजह से है? तो आप कहेंगे एटॉमिक रिएक्टर की वजह से, परमाणु संयंत्र की वजह से। क्लियर? एटॉमिक रिएक्टर्स है। एटॉमिक रिएक्टर से अगर पूछा जाए बनता क्या है, एटॉमिक रिएक्टर क्यों प्रयोग किए जाते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रिक बनती है, विद्युत बनती है। ठीक, इसमें प्रयोग क्या किया जाता है मंदक के रूप में। तो आपको मालूम है मंदक के लिए, यहाँ मंदक के लिए D2O अर्थात भारी जल प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। और परमाणु संयंत्र में नियंत्रक छड़ें लगती हैं, वो किसकी होती हैं? नियंत्रक क्षण किस चीज की होती है? नियंत्रक क्षण किस चीज की होती है? तो कैडमियम CD और बोरान की BO। क्लियर? कैडमियम और बोरान की छड़ें होती हैं जो नियंत्रण करती हैं, अर्थात उससे निकलने वाला जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको रोकती हैं, कम करती हैं, सोखती हैं। अब ये हो गई बात। अब बात आती है किसकी? विकिरण की। किसकी बात? विकिरण की। अभी तक रेडियोधर्मिता चल रही थी, अब विकिरण की बात करते हैं। विकिरण भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? सॉरी, राज्य नहीं, शहर में। अगर हमसे कोई राज्य कह दे तो राज्य में फिर यहीं आ जाएंगे, कहाँ? केरल में। सही है। विकिरण कहाँ है सबसे ज़्यादा? केरल में। रेडियोधर्मी प्रदूषण भी कहाँ है? केरल में। लेकिन सिर्फ हमसे कोई विकिरण में अगर राज्य न पूछे और पूछ ले कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ सबसे ज़्यादा है, शहर है, तो शहर में नंबर 1 पर है बम्बई। कौन सा शहर है? बम्बई, है ना। या किस राज्य के सबसे ज़्यादा शहर हैं जो रेडियोधर्मी प्रदूषण से विकिरण प्रदूषण से प्रभावित है? तो महाराष्ट्र राज्य, है ना। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इतनी बात समझने के बाद अब एक ओरल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करो कि विकिरण वहाँ से होगा जहाँ से कोई भी तरंग निकलेगी। चाहे हमारा मोबाइल है, ठीक, मोबाइल के अंदर बैटरी पड़ी, सिम पड़ा है, उससे तरंगे जाती हैं टावर तक, उपग्रह तक जाती हैं, उससे रेडिएशन निकलता है कि नहीं निकलता है? बिल्कुल निकलता। लोग कहते हैं इसे मस्तिष्क के पास नहीं रखना चाहिए, हार्ट के पास नहीं रखना चाहिए, पैंट की जेब में नहीं रखना चाहिए, जनन तंत्र में दिक्कत होती है, पेट में नहीं रखना चाहिए, लीवर में प्रॉब्लम होती है, तो उसका रेडिएशन हमें प्रभावित करता है। प्लस हम स्मार्टफोन चलाते हैं तो उसकी लाइट हमारी आँखों पर पड़ती है, तो हमारे नेत्रों को, हमने अभी लिखा था ना, नेत्र प्रभावित होते हैं, हमारे नेत्र को प्रभावित करता है। रेडिएशन हमने कहा ये ज़्यादा बार आप एक्सरे या CT स्कैन करा लें तो बॉडी पर भी इफेक्ट होता है ना, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है, हड्डी कैंसर हो सकता है, बोन कैंसर हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम आती हैं किसके कारण?
विकिरण प्रदूषण। ट्यूबलाइट जलते हैं, आपने ये भी देखा होगा अब जब से सफ़ेद वाली लाइट आई है, देखा होगा बड़ी अच्छी जगहों पर होटल्स वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ पर देखते हैं पूरी होटल में पीला पीली लाइट रहती है, सफ़ेद लाइट नहीं रहती, क्योंकि जो ज़्यादा तेज़ लाइट होती वो आँखों को ज़्यादा प्रभाव करती। थोड़ा पीछे जाओ, लगभग 2 दशक पीछे चले जाओ तो आप ये पाओगे कि ज़्यादातर लोग पढ़ने के लिए दीपक का इस्तेमाल करते थे, दिया जलाते थे, मिट्टी का तेल, उस समय केरोसिन ये मिलता था कंट्रोल में, और लोग इससे अपने पठन पाठन काम करते थे। लैंप एक चीज़ होती थी जिसमें बत्ती बढ़ा के पढ़ा जाता था, उससे लोग पढ़ते थे। अब सफ़ेद लाइट आ गई, सभी लोग इससे पढ़ने लगे। अब अगर इनको जो सफ़ेद लाइट में पढ़ रहे हैं, अगर इनको आप पीली लाइट में पढ़ाओ तो ये कहेंगे हमको कम दिखाई पड़ता है। कारण क्या है कि इनकी आँखें ऑलरेडी कम हो गई। जिसने ज़्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर लिया, ज़्यादा वाइट लाइट में रह रहा है, ज़्यादा तेज़ प्रकाश में रहता है, तो उसके सामने आप ये पाएंगे कि उसकी आँखें काफ़ी हद तक कमज़ोर हैं। किसका प्रभाव है? विकिरण का। टेलीविज़न आप ज़्यादा देखते हैं, आंखें कमज़ोर हैं, हार्ट में दिक्कत है, ब्रेन कमज़ोर हो जाएगा, सर दर्द बना रहेगा। किसका प्रभाव है? विकिरण का प्रभाव। तो ऐसा बहुत कुछ है, इसको कम करने का उपाय यही है। अगर परमाणु मूवी देखेंगे तो उसमें एक चीज़ बहुत तगड़ी मिलती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो रेडियो धर्मिता और विकिरण को कम करती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन में प्याज होगा तो उसको टिक करेंगे। किसको टिक करते हैं? प्याज। उस मूवी में एक चीज़ दिखाई है कि पूरे जैसलमेर और बीकानेर वाले साइड के उधर भारी मात्रा में प्याज खरीद लिया जाता है ताकि बम्बारमेंट के पहले प्याज का वहाँ ज़्यादा प्रयोग किया जाए, क्योंकि प्याज में पानी भारी मात्रा में रहता है, पानी को रोकता भी है। तो यदि किसी व्यक्ति ने अधिक प्याज खाया और किसी व्यक्ति ने कम प्याज खाया, जो व्यक्ति प्याज ज़्यादा खा रहा है उसको रेडिएशन कम इफेक्ट करेगा, जो व्यक्ति ज़्यादा खा रहा है उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। लेकिन अब ये नहीं सोच लेना कि अगर हमने प्याज खा लिया तो मोबाइल के स्मार्टफोन हमारी आंखों को इफेक्टेड नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि रेडिएशन और इसमें अंतर है। जो प्याज रोकता है वो यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम की रेडिएशन को कम करता है, बट आपकी लाइट को, रोशनी को थोड़े कम करेगा। समझ रहे हो ना बात? खैर, तो ये रही हमारी बात प्रदूषण की। अगला कौन सा पॉल्यूशन है? ठीक, अगला हेडिंग डालो यही, तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण। अभी प्रदूषण कितने बचे हैं हमारे? शुरुआत के तो सारे हो ही गए हैं, लास्ट के बस इस तापीय के बाद 2 और बचे हैं। वही बचेगा प्लास्टिक प्रदूषण और वो ई पॉल्यूशन। बस शुरुआत के सब हो ही गए हैं। ठीक है, अब सुनना ये है तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण को ही इंग्लिश में कहा जाता है, तापीय प्रदूषण को ही इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन। तापीय प्रदूषण अपने नाम से ही क्लियर हो जाता है कि मुझ में ताप है, अर्थात मैं हीट से जन्मा हूँ, मुझ में गर्मी है। अगर ये हीट से जन्मा है तो जाहिर सी बात है ये कहाँ से जन्मा है? ये जन्मा है, आपने एक शब्द सुना है ग्लोबल वार्मिंग, बड़ा चलन का शब्द है। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का जलना या पृथ्वी का गर्म होना। तो क्वेश्चन ये आता है ग्लोबल वार्मिंग किस प्रदूषण से सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है? तो तापीय प्रदूषण से और वायु प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही। ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जब बात ग्लोबल वार्मिंग की आती है तो उसमें इसका भी अहम रोल है। किसका? तापीय प्रदूषण का। जैसे किसी कंपनी की बात करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा आप इफेक्ट देखेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र में है। औद्योगिक क्षेत्र में क्यों है? औद्योगिक क्षेत्र में क्योंकि वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है, बॉयलर है जिनमें आग दहकती है, कोयला जलाया जाता है। ठीक, इंजन चलते हैं वहाँ, डीजल इंजन आदि के कारण वहाँ पर, जैसे हमने बात की किसी कंपनी को ले लो
कंपनी बंद होती है कि 24 घंटे वहाँ का इंजन चलता है? तो आपको पता लगेगा कंपनी में जब इंटरवल भी होता है लेकिन इंजन बंद नहीं होता। रेलवे स्टेशन पे कभी आप गए हों तो वहाँ कोई ट्रेन आके खड़ी होगी तो ट्रेन तो खड़ी है, लेकिन जब उसके इंजन के पास पहुँचो, डीजल इंजन होगा तो इंजन बंद नहीं है। इंजन ठंडा है कि गर्म है? तो इंजन गर्म है। और एक ये कारण, एक ये सिस्टम होता है कि जो भी गैस का कण गर्म होगा वो भाग के कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर जो ठंडा कण होगा वो भाग के कहाँ आएगा? नीचे। तो जितने कण गर्म होते जाते हैं वो तेजी से कहाँ भागते हैं? ऊपर की ओर। ऊपर के ठंडे, नीचे गर्मी। तो जब यहाँ सब कुछ गर्म ही है, सारे वाहन, जितने स्वचालित वाहन चल रहे हैं डीजल पेट्रोल से, ट्रकों की संख्या भारी मात्रा में बढ़ चुकी, सब कुछ डीजल पेट्रोल से ही चल रहा है। हालांकि प्रयास जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएं, इलेक्ट्रिक बसें आ जाएं। आपने सुना कि वो जो है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से लेकर के हरियाणा में ट्रेन भी चलने लगी इससे, सौर ऊर्जा से। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम क्या डीजल और पेट्रोल इंजन को ख़त्म कर दिया हमने? नहीं, ख़त्म नहीं हम कर पाए। इनकी जहाँ भी ये जलेंगे चलेंगे, जहाँ भी दहन होगा वहाँ से ताप पैदा होगा कि नहीं पैदा होगा? बिल्कुल पैदा होगा। भारत में सबसे ज़्यादा जो बिजली बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? उठा लो। सबसे ज़्यादा किसके द्वारा बनाई जाती? तो हमें पता चलता है एक संस्था है NTPC। कौन संस्था है? NTPC, नॉर्मल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन NTPC करता है। 83% बिजली NTPC बनाती है, 83%। और किससे बनाती? बाय द कोल, अर्थात कोयले से बनती है, कोयले से बनती है। और इसी कोयले से एक प्रदूषण होता है जिसका नाम बहुत ज़्यादा चलन में है, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश कहाँ से उड़ता है? तो कोयले से उठने वाला एक, जलने के बाद कोयले के ऊपर एक पदार्थ सफ़ेद सफ़ेद सा बचता है जिसको फ्लाई ऐश बोलते हैं, जो उड़ करके उस पूरे इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर देता है। तो फ्लाई ऐश भी कोयले के NTPC से भारी मात्रा में निकलता है। अब जब 24 घंटे दहक रहा है तो दहकने वाली चीज़ पृथ्वी के अंदर भी गर्मी का पैदा करेगी, आसपास के इन्वायरमेंट को भी गर्म करेगी, ऊपर के इन्वायरमेंट को भी गर्म करेगी। अगर आपने कभी कोई जर्नल पढ़ा हो रिसर्च का, या न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, या ऐसे भी जान लें, ये जो तापीय प्रदूषण है, जो बॉयलर की गर्मी है, ये चारों तरफ इन्वायरमेंट में 1-2 किलोमीटर नहीं होती, ये कई किलोमीटर का दायरा लिए होती है, कई किलोमीटर का दायरा लिए होती है। गंगा स्नान करने आप जाइए तो आप देखेंगे गंगा की जो आर्द्रता है नदी की, वो नदी से काफ़ी पहले ही आपको कुछ ठंडक की एहसास कराती है कि यहाँ से आपको पता लगेगा कि आगे गंगा है। अर्थात गंगा की आर्द्रता इतनी दूर है तो हीट कितना ज़्यादा होगी, जब हीट का काम ही है आगे निरंतर संचरण करना, है ना, संवहन द्वारा हीट आगे जब बढ़ ही रही है तो जाहिर सी बात है वो बढ़ करके वो इन्वायरमेंट को गर्म करती। तो तापीय प्रदूषण हम खत्म करने का प्रयास करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। तो इसके उपचार के लिए हम क्या कर सकते? बॉयलर को बंद कर दें, सारे उद्योग बंद कर दें? हम ये नहीं कर सकते। उद्योग नहीं बंद हो सकता, उसकी जगह इंजन के स्थान पर हम जो है ये कर सकते हैं कि वहाँ सनलाइट से काम चलाएं, सौर ऊर्जा से काम करें, पवन ऊर्जा से काम करें, पन बिजली से काम चलाएं। ऐसा कर सकते हैं, बट एकदम ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जो हमारे बस में है वो इतना है कि हम कर सकते हैं वृक्षारोपण। वृक्षारोपण करें, वनोन्मूलन न करें, पेड़ लगाएं हैं, पेड़ काटे नहीं, है ना। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन जनक वृक्ष लगाएं। जैसे बड़े वृक्ष पीपल का है, नीम का है, ये लगाएं। प्रदूषण को रोकें, प्रदूषण को रोकने का प्रयास किया जाए कम से कम। अच्छा, ये सब कुछ संभव तभी है जब हम ये करेंगे, क्या, वृक्षारोपण करेंगे। तो इससे तापीय प्रदूषण हमारा कम होगा। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, ई प्रदूषण। ई प्रदूषण एक साथ ही ये सारी प्रदूषण अब खत्म कर देते हैं ना। अब अगली क्लास का नहीं रखेंगे कि रोज रोज प्रदूषण ही हो रहा है। ये जो प्रदूषण जो आपके पूरे पिछले जो क्लास लंबी हुई है उसके पीछे का कारण ये नहीं कि क्लास लंबी करने का हमारा उद्देश्य था।
उद्देश्य बस इतना है कि वहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो, है ना। अब देखो, तो पहला ऐसा कर लेते हैं, 1 2, इतने में हो जाएगा। हमने अभी आपसे कहा आप हेडिंग डालो ई प्रदूषण, क्लियर, ई पॉल्यूशन। दूसरा आप हेडिंग डाल दो ई पॉल्यूशन के बाद ई अपशिष्ट प्रदूषण, मीन्स ई वेस्ट पॉल्यूशन, ई वेस्ट पॉल्यूशन। अगला डाल दो प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक, कितने प्रदूषण हुए? 3, 2 ही बचे थे, उनको 3 कर लिया गया। पहला है ई प्रदूषण, दूसरा है ई वेस्ट पॉल्यूशन और तीसरा है प्लास्टिक पॉल्यूशन या प्लास्टिक प्रदूषण। समझना, इसमें सबसे पहले हम इस प्रदूषण को ही ले लेते हैं। किसको? प्लास्टिक पॉल्यूशन को। प्लास्टिक पॉल्यूशन नाम से क्लियर है कि मैं प्लास्टिक से फैलता हूँ, मैं फैल चुका हूँ, मैं देश में भी फैल चुका हूँ, मैं विदेशों में भी फैल चुका हूँ, मैं स्थल पे भी फैल चुका हूँ, मैं समुद्री भाग में भी फैल चुका हूँ। कौन? प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? प्लास्टिक, ये जो हम लोग थैला लेके चलते हैं, ये अभी पीछे हमने जब ठोस अपशिष्ट बताया था, हमने कहा था ठोस अपशिष्ट क्यों फैल रहा है? तो यूज एंड थ्रो प्रोसीजर के कारण। किसके कारण? यूज एंड थ्रो प्रोसीजर के कारण। बात आती है कि प्लास्टिक कचरा जो सबसे ज़्यादा फैला वो यही प्लास्टिक से फैला। कौन? ये जो हम लेके ले जाते हैं, जो सामान लेने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जहाँ हम सामान लेने के लिए जाते हैं, सामान लाते हैं थैले में, क्या बोलते हैं? कैरी बैग। हाँ, कैरी बैग, कैरी बैग या चिप जो लगती हैं, इससे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। कितना %? 19% हिस्सेदारी। ये क्वेश्चन को याद रखना, अकेले इसी की। एक्स्ट्रा जानते हैं ना, जिससे हम लोग पेप्सी या फ्रूटी पीते हैं, तो एक्स्ट्रा केवल एक्स्ट्रा का पॉल्यूशन अगर देखा जाए तो टोटल पॉल्यूशन में 7% है। प्लास्टिक पॉल्यूशन में इसकी हिस्सेदारी कितनी? 7%। ये परीक्षा क्वेश्चन है कि कैरी बैग जो है कितना % पॉल्यूशन कर रहा है। प्लास्टिक पॉल्यूशन में हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा किसकी है? कैरी बैग। समझ रहे हो ना, जिसमें हम सामान लाते हैं, सबसे ज़्यादा इसी की। जो हम बड़े मॉल शॉप होते हैं, मॉल शॉप होते हैं, वहाँ से जो हम बैग लाते हैं उससे कितना पॉल्यूशन हो रहा? 7.5% उन बैग से होता था जो पहले प्लास्टिक वाले आते थे। अब उसके बाद अब तो कागज़ के आने लगे, लेकिन फिर भी वहाँ से आप मान लीजिए बैग नहीं ला रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें ला तो लाए हैं जिनमें पन्नी लगी हुई है। अब जो प्लास्टिक होती है 2 प्रकार की होती है, एक सूक्ष्म प्लास्टिक जिसको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक, क्लियर, और एक होती दीर्घ प्लास्टिक जिसको बोलते हैं मैक्रो प्लास्टिक। प्लास्टिक आप शब्द आगे जोड़ लीजिएगा, ठीक। सूक्ष्म प्लास्टिक, दीर्घ प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक या मैक्रो प्लास्टिक। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, माइक्रो प्लास्टिक कितनी होती है? तो ये होती है 20 नाइक्रोमीटर से लेकर के 50 मिलीमीटर तक। 20 नाइक्रोमीटर से लेकर के, सॉरी नाइक्रोम भी इसको बोलते हैं, नाइक्रोमीटर से लेकर के 50 मिलीमीटर की मोटाई की पन्नी होती है, ठीक। किसके अंतर्गत रखी गई? माइक्रो के अंदर। और माइक्रो में क्या रखा गया? जो 50 मिलीमीटर से अधिक है, मोर देन 50 मिलीमीटर प्लास्टिक रखी गई। तो इनको धीरे धीरे सरकार ख़त्म करने के प्रयास में है, बैन भी कर दिया गया, लेकिन अब चोरी छिपे बिक तो रहा ही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो,
ई अपशिष्ट प्रदूषण पे आने के पहले हम ई प्रदूषण के पास आते हैं। आज के समय आदमी पागल हो सकता है, भूखा रह सकता है, लेकिन फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म होने नहीं दे सकता। अगर उसने रिचार्ज ख़त्म होने दिया तो वो देश दुनिया से कट जाएगा। अगर उसने एजुकेशन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया तो उसका एजुकेशन अपने आप में अधूरा रहेगा। मोबाइल के सहारे के बिना वर्तमान समय में जीवन की परिकल्पना या कल्पना भी करना थोड़ा मुश्किल सा हो चुका है किसी भी एक समझदार व्यक्ति के लिए। हालांकि बड़े लोग तो बिना फ़ोन के रह लेते हैं, लेकिन फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति जो स्ट्रगल कर रहा है, चल रहा है, थोड़ा एक आवश्यक अंग हो चुका है फ़ोन। अब ई प्रदूषण उस अपने आप में ही ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन। ये कहाँ से होता है? तो ये रेडियो से भी रेडिएशन निकलती है, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इन सब से ई पॉल्यूशन होता है। अब अगर आपसे कहा जाए निम्न में से किस शहर में ई पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है, तो भैया उसी शहर में सबसे ज़्यादा होगा जिसकी आबादी ज़्यादा होगी। जिस शहर की आबादी जितनी ज़्यादा, वहाँ ई पॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो ये बात है ई पॉल्यूशन की। देखो, लेकिन अब देखो इसका स्वरूप काफ़ी हद तक सेम है ना। यहाँ भी ई है, लेकिन ई के साथ दूसरा क्या है? अपशिष्ट, नाक पे कंट्रोल, है ना। अब देखो ई के साथ क्या शब्द जुड़ा है? अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब ही होता है वेस्ट, अर्थात कचरा। देखो यहाँ जो कुछ लिखा, देखो बात बहुत आसानी से समझना, इसलिए हमने इसको लिखा है। ई प्रदूषण इन सबसे फैलता है, क्योंकि जब रेडियो चलता है तो सुना होगा इतने हर्ट्ज पर रेडियो चल रहा। अगर नहीं सुना हो तो लोगों से पूछिएगा। टीवी भी चलता है तो उससे भी रेडिएशन निकलती, तरंग जाती है। हमारे यहाँ जो लगा होता है वो सेट टॉप बॉक्स, उससे जाती है रेडिएशन। मोबाइल में हमने सिम डाल रखा है, सिम से रेडिएशन निकलती है, बैटरी पड़ी है। तो ये सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ड्राइव करते समय उन्हें, अच्छा एक कंप्यूटर बंद रखा तो उससे रेडिएशन हो रहा ना, तब कहाँ हो रहा? बंद से कहाँ हो रहा? होगा तब जब कंप्यूटर हमारा चलेगा, है ना। तो होगा तो तब जब कंप्यूटर चलेगा। भाई स्मार्टफोन हमारा रखा है, क्या उससे ई पॉल्यूशन हो रहा है? हाँ, उससे हो रहा, क्योंकि वो उसमें नेट अगर हमने खोल रखा तो इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, तो ई पॉल्यूशन है। बात समझते हैं ना। आपने अगर एक मूवी देखी होगी 2.0 रोबोट, जो 2.0 नहीं आया, जिसमें चिट्टी था, अक्षय कुमार ने चिट्टी का रोल किया है, उसमें आपने देखा होगा कि ई पॉल्यूशन ज़्यादा होने के कारण, ये टावर और मोबाइल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण सबसे ज़्यादा किस पर प्रभाव पड़ा ई पॉल्यूशन का? तो आप कहेंगे किस वर्ग पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? तो पक्षी वर्ग ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, है ना। क्लियर? तो ई पॉल्यूशन, ये बात हुई, है ना। सबसे ज़्यादा आपके दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में ई पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। ई अपशिष्ट क्या होता है? ई अपशिष्ट ये है कि इनका सबका कचरा ई अपशिष्ट प्रदूषण के अंतर्गत आता है। कचरा की बात करें तो जैसे टीवी हमारी पुरानी हो गई, मोबाइल पुराना हो गया, कबाड़ी आते हैं और उसके बदले में देते हैं नारियल, सेब, ये दे के भी मोबाइल ले जा रहे हैं। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टार्च। क्लियर? जितनी इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियां हैं, इन सब का कचरा जो है वो किसके अंतर्गत आता है? ई अपशिष्ट प्रदूषण के अंतर्गत। भारत में ई अपशिष्ट प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो हम कहेंगे बेंगलुरु में है। भारत में सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपके ग्रेटर नोएडा में है। ठीक, ग्रेटर नोएडा शहर में। तो ये हमारा प्रदूषण खत्म हुआ, और ये आप अपना नोट कर लीजिए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पॉल्यूशन पढ़ने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।